जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू AK सर इन एजुकेशन में। तो बच्चों, आपने जरूर ये वाला सीन नहीं देखा होगा अवेंजर एंड गेम में, जहाँ पर थानोस भाई साहब हमारी हल्क भाई साहब की इस तरह की पिटाई करते हैं कि जहाँ पर वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि थानोस भाई साहब ने ऐसे कैसे किया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थानोस भाई ने अपनी मुक्केबाजी के जरिए हमारी हल्क भैया की हालत पतली कर दी है। तो यहाँ पर जो इनके पीछे जो एजेंट काम कर रहा है, तो वो हमारे थानोस भाई साहब के पंच के द्वारा की गई इफेक्ट्स, जो कि हमारे हल्क भाई साहब के ऊपर भारी पड़ रहा है, जिसको कि हम लोग अपनी जो साइंस किताब में पढ़ते हैं फोर्स। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फोर्स। और इसके साथ साथ भी हम लोग जो फोर्स के द्वारा लगाई जाने वाली और एक जो चीज़ होती है प्रेशर, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए आज की टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हमारा फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये फोर्स होता क्या है। दरअसल फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल से देख पा रहे होंगे, जैसे कि एक आदमी यहाँ पर एक खड़े हुए कार को मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो पुश कर रहा है। और यहाँ पर एक दूसरे आदमी एक जो ये ठेला गाड़ी है, तो इसको ये क्या कर रहा है कि पुल करके यानी खींच कर एक जगह से दूसरी जगह को ले जा रहा है। और यहाँ पर सेम चीज़ इस घोड़े गाड़ी के साथ हो रहा है। और बचपन में जो टग ऑफ वार गेम में आपने खेला होगा, तो वहाँ पर इस पुश और पुल का काम चलता रहता है, जो कि बेसिकली एग्जाम्पल होता है फोर्स का, यानी अप्लाइड फोर्स का। और यहाँ पर एक बच्चा जो कि एक जो फुटबॉल है जो कि रेस्ट में है, तो उसे मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये होता है हमारा फोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्स के बारे में कुछ डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ फोर्स होता क्या है। ए फोर्स इज ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करके होती है, वहाँ पर इंटरेक्शन होती है, चाहे वो पुश या पुल के जरिए, तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे फोर्स। और जो फोर्स होती है बेसिकली फोर्स इज ए क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट नोन एज न्यूटन। तो फोर्स को जिस यूनिट के जरिए यहाँ पर मेजर किया जाता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट इसका होती है यानी SI यूनिट, तो वो होती है हमारा न्यूटन, जो कि नाम दिया गया है आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नाम पर। और ये जो फोर्स होती है, तो वो बेसिकली एक क्वांटिटी होती है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर और यूनिट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जो 1 न्यूटन का जो फोर्स होता है, तो वो बेसिकली होता है 1 kg × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन का जो एक जो फेमस इक्वेशन है, जो F = मास इंटू एक्सीलरेशन यानी MA से डिराइव किया गया है, जैसे कि आप लोग क्लास 9th में फर्दर डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे और एक डेफिनेशन दिया है, द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास कॉजेस इट चेंज इट्स वेलोसिटी, दिस इज नोन एज ए फोर्स। यानी जो फोर्स क्या करता है, कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट को उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन करता है या उसकी जो रेस्ट पोजीशन का परिवर्तन करता है, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे फोर्स। तो इसका और भी आप लोग डिटेल्स में भी जान सकते हैं, जैसे कि ए फोर्स इज ए पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी फोर्स तो वो हम लोग सिर्फ एक क्वांटिटी नहीं होता कि हमने 10 न्यूटन या 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बल्कि उसे कौन सी दिशा में अप्लाई किया, तो वो भी देखना जरूरी हो जाता है। अगर आप लोग अपनी दोस्त को एक धक्का देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर गिरेगा, यानी फोर्स के डायरेक्शन में जाकर गिरेगा। तो इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है, उसके क्वांटिटी होने के साथ साथ उसका क्या है, डायरेक्शन भी हो। तो जिसका क्वांटिटी होने के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका कि डायरेक्शन के साथ साथ उसकी क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो इसका मतलब फोर्स क्या होती है, फोर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दोनों ही उसके पास होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी फोर्स का डिटेल्स यहाँ पर दिया है, तो आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्स का वजह से और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, यानी फोर्सेस कब अराइज होती है, जब क्या करते हैं कि दो या उससे अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होती है, चाहे वो किसी फिजिकल के द्वारा हो या किसी नॉन कॉन्टैक्ट के द्वारा भी हो। एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट
ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो वो होता है हमारा ओके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आदमी है तो वो एक जो कार जो कि रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स दे रहा है। अगर वो उससे थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा होगा और वहीं से ही फोर्स लगाएगा तो क्या ये कार मूव करेगा? नहीं, बिल्कुल भी ये कार मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कार को मूव कराने के लिए उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है, जो कि होता है हमारा फिजिकल इंटरेक्शन। तो फोर्स अराइज होती है हमारा इंटरेक्शन के जरिए, यानी दो वस्तु के बीच आपस में प्रभाव के जरिए फोर्स अराइज होती है। तो चलिए फोर्स के बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी फोर्स के बीच में दो भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन या तो कांटेक्ट के जरिए हो सकती है या एट ए एक्शन डिस्टेंस। जैसे कि आपने एक मैग्नेट ले लिया और उसको थोड़ी दूर में और एक मैग्नेट के द्वारा आप लोग क्या करेंगे, पुश या पुल करने की कोशिश करेंगे बाय चेंजिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसे आपस में बदल कर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर एक्सपीरियंस हो रही फोर्स को भी महसूस कर सकते हैं, यानी जो कि डिस्टेंस फोर्स होती है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये जो इंटरेक्शन होती है, ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए होती है या एट ए डिस्टेंस होती है, जिससे कि हम लोग बोलते हैं फिजिकल सेपरेशन। तो ये फिजिकल कांटेक्ट के जरिए हो गया तो उसे कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अगर फिजिकल सेपरेशन के जरिए हो गया तो उसे बोलेंगे हम लोग नॉन कांटेक्ट या एट ए डिस्टेंस फोर्स। ओके, तो चलिए हम लोग अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फोर्स होती है तो वो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो फोर्स अप्लाई होंगे तो वहाँ पर नेट फोर्स कितने होंगे। तो चलिए फोर्स को हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर पहला कंडीशन देख रहे हैं, जहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा दो फोर्स यानी F1 एंड F2 दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो वो भी सेम डायरेक्शन से। कहाँ से लग रहे हैं? सेम डायरेक्शन से। तो इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन बॉडी इन सेम डायरेक्शन तो नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेस। सपोज ये जो F1 है यहाँ पर मेरा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और जो सेकेंड फोर्स है तो यहाँ पर मेरा 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो दोनों फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है तो वो हमारा हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी 30 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा ये 30 न्यूटन। और जो सेकंड कंडीशन है, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस तो नेट फोर्स विल बी डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो F1 फोर्स है वो एक डायरेक्शन से लग रहा है और F2 फोर्स है वो अनदर यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा तो वो हो जाएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। सपोज पहला वाला जो फोर्स लग रहा है तो वो है मेरा 30 न्यूटन, तो कितनी है 30 न्यूटन, और सेकंड वाला जो फोर्स है तो वो है मेरा 20 न्यूटन। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा तो वो हो जाएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी बड़े से छोटे को घटा लो यानी सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 30 माइनस 20। तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा तो वो हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन का फोर्स। यानी तो इफेक्ट ऑफ द फोर्स यानी जो इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी यानी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा तो उसी के हिसाब से इसके मोशन में यानी स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आएंगे। तो चलिए इसके और भी एक जो पहलू होती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये टॉग ऑफ वॉर का गेम खेल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस साइड के बच्चे, ये जो राइट साइड के बच्चे हैं वो जितने फोर्स लगा रहे हैं ये लेफ्ट साइड के बच्चे उतने ही फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रस्सी का बीच वाला हिस्सा ना ही लेफ्ट की ओर जाएगा और ना ही राइट की ओर जाएगा, वो बीच में उसी पोजीशन में ओके सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो फोर्स थी तो वो दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई यानी सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो बीच का जो पॉइंट है वो किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। यानी ए फोर्स which is having the same magnitude but in opposite direction is known as a balanced force। यानी जो दो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में लग रहे हैं तो वहाँ पर जो फोर्स है वो हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स, यानी ये बीच में लगने वाली जो नेट फोर्स है तो वो हो जाएगा हमारा जीरो।
और आप लोगों को मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा जिसका कि आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्या हम लोग जो डेली लाइफ में मूव करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं तो वहाँ पर हमारा जो ऑन बैलेंस्ड फोर्स यानी ये जो पहले दो कंडीशन हमने पढ़े तो वो वाला फोर्स लगता है या ये जो बैलेंस्ड फोर्स होती है तो ये वाला कंडीशन लगती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट डालता है, यानी वो ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी अवस्था में और या कौन कौन सी स्थिति में परिवर्तन लाने में कामयाब होता है। तो सबसे पहला वाला इफेक्ट जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालता है तो वो है हमारा फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी जो फोर्स है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी रेस्ट यानी स्थिर अवस्था में से वो मोशन में ला सकता है, यानी कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मोशन में ला सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये आदमी उस खड़े हुए रेस्ट में खड़े हुए कार यानी स्टेशनरी में जो अवस्था में बनी हुई इस कार को वो मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है बाय अप्लाइंग द फोर्स। ओके, तो सेकंड कंडीशन को चलो देख लेते हैं। जो सेकंड इफेक्ट होता है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, जो फोर्स होता है तो वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्थिर अवस्था में यानी रेस्ट अवस्था में लाया जा सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो गोलकीपर है तो उस मोशन में जो बॉल है तो उसे वो फोर्स अप्लाई करके उसे रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है फोर्स के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं यानी उसको रेस्ट में ला सकते हैं। तो चलिए तीसरी इफेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है तो फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ पर एक साइकिलिस्ट क्या कर रहा है कि साइकिल कर रहा है। अगर वो जोर से क्या करेगा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जो कि बेसिकली उसके मसल के द्वारा लगाई जाएगी, तो उस तरह के कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो स्पीड है तो वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट देखो, अगर वो सेम काम करती है, अगर फोर्स बनाना वो छोड़ देगा तो उसकी जो स्पीड है तो वो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो चौथी इफेक्ट को चलो देख लेते हैं। तो चौथी इफेक्ट कुछ इस तरह से दिया है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वो मोशन में हो तो उसका डायरेक्शन को वो बदल सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो क्रिकेट का प्लेयर है तो वो बॉल की दिशा को अपने बैट के जरिए फोर्स अप्लाई करके उसे मुड़ा लेता है, तो जिससे कि क्या होता है हमें छक्के या चक्कों की बारिश होते ही टीवी में दिखाई पड़ता है। तो ये होती है हमारा अप्लाइड फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन यानी दिशा में परिवर्तन। तो सबसे आखिरी वाला इफेक्ट जो होती है जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है तो वो होती है हमारा चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे घर में जो मम्मियाँ होती है तो वो क्या करती है डॉ से जो ब्रेड बनाती है तो वो क्या करती है इस स्टिक के जरिए फोर्स अप्लाई करके उसकी जो शेप और साइज है तो वो उसे बदल देते हैं। ओके, तो इसका मतलब फोर्स क्या कर सकता है, बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में डालता है। और इस तरह की अगर और कोई इफेक्ट इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए। तो इसमें से एक इफेक्ट जो होती है तो तुम्हारे घर में तुमने देखा होगा कि तुम्हारे मम्मियाँ तुम्हारे ऊपर जब तुम स्कूल ना जाती हो तो तब तुम्हारे ऊपर अप्लाई करती है। तो इनमें से कौन सा इफेक्ट तुम्हारा मम्मी अप्लाई करती है तो उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली में कितने टाइप्स के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और वो कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फोर्सेस, तो जो कि होते हैं हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये दो तरह की मेन फोर्सेस हम लोगों को डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलो जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा the forces arises or the forces exerted by an object on another object, they are in contact with each other। अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली कांटेक्ट में है तो वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेसिकली तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दो तरह का दिया है, तो एक है हमारा मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके अलावा और तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जान लीजिए जो कि है मेरा मैकेनिकल फोर्सेस
और दूसरा है हमारा इलास्टिक फोर्सेस, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है। तो चलिए अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता क्या है, तो उसको चलो पहले जान लेते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यानी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो फिजिकल डिस्टेंस के जरिए ये फोर्स काम करता है, तो इसीलिए इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो चलिए इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर बेसिकली 3 टाइप्स दिया है, जो कि हमारा मैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा और भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारा जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, तो वो है मेरा न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो सबसे पहला वाला जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाती है, तो वो होती है हमारा मस्कुलर फोर्स। तो ये मस्कुलर फोर्स होता है क्या है? मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मसल के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होती है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पर ये जो डंकी है और ये हमारा जो कैमल है, तो ये क्या कर रहे हैं कि अपनी मसल के जरिए फोर्स जनरेट करके इन जो गाड़ियाँ हैं, तो इनके खींचने का काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो वो भी अपने मसल की मदद से वो इस तरह की जो क्रीड़ा यानी साइकिलिंग और भी इस तरह की जो जंपिंग के इस सारे काम को अंजाम देते हैं, जो कि होता है हमारे मस्कुलर मदद की यानी मस्कुलर फोर्स की मदद से। तो ये है हमारा मस्कुलर फोर्स। अब चलो नेक्स्ट जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो वो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस, यानी कोई भी सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जो फोर्स उसे अपोज करता है, यानी उसकी जो मोशन को घटाने का काम करती है, तो वो फोर्स होती है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको आप लोगों को सही से समझना होगा, ताकि जो क्लास 8 में जो एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्रिक्शन, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि जब आपने 2 हाथों को यानी लेकर क्या करेंगे, रगड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो जब ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, तो वहाँ पर जिस फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ, तो वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, हमेशा ऑपोजिट ऑफ मोशन के डायरेक्शन में काम करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस फुटबॉल को अगर हम लोग जमीन के ऊपर ऐसे ढकेल देंगे, तो ये कुछ देर जाने के बाद अपने आप रुक जाएगा। तो बेसिकली इसके ऊपर तो बहुत फोर्स काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो पहला फोर्स जो कि इसको रेस्ट में लाने की काम करता है, तो वो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इसे थोड़ी देर के बाद रेस्ट की पोजीशन में ले आता है, जो कि अराइज होता है द सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो इसके अलावा और एक देख लीजिए, जब एक साइकिलिस्ट होता है, तो जब वो क्या करती है कि साइकिल चलाता है, तो और उसके साइकिल जो मोशन में होता है, अगर वो पेडल को मारना बंद कर दे, तो तब क्या होगा, उसके रास्ते में जब जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, तो तब उसका साइकिल की स्पीड धीरे धीरे घट जाएगी और एक वक्त पर वो स्थिर हो जाएगी, यानी रेस्ट में आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो रोड के सरफेस और ये जो टायर के जो सरफेस होते हैं, तो वो जब कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर जो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि क्या करती है, इस जो साइकिल की जो रफ्तार है उसे धीमा बना देती है। तो ये है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि 2 सरफेस की कांटेक्ट आने की वजह से प्रोड्यूस होता है। और ये जो फ्रिक्शन है, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करेंगे, या कैसे इस फोर्स का हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल में ला सकेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगी तुम्हारा 8 क्लास में, तो उसमें पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, जो कि बेसिकली हमारा एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं या स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो इसके बाद जो कॉन्टैक्ट फोर्स आती है, तो वो होती है हमारा मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स होता है क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। तो मशीन्स के द्वारा जो यहाँ पर जो फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होती है, तो वो होती है हमारा मैकेनिकल फोर्सेस।
तो जो मैकेनिकल फोर्स होती है तो इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रैक्टर और मोटर व्हीकल्स और कार वगैरह को चलाने के लिए कारगर साबित होती है। इस फोर्स का इस्तेमाल आप लोग डेली लाइफ में करते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है? एंड इलेक्ट्रिक फोर्स अकर्स व्हेन ए मटेरियल इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। तो जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मटेरियल का हम लोग खींचते हैं या उसे कंप्रेस करते हैं यानी दबाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होती है तो वो होती है हमारा इलास्टिक फोर्सेस। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो वो आपको क्या करेगा कि आपकी दोनों हाथों को बाहर साइड को ढकेलने का काम करेगा। यानी हम लोग जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग के ऊपर हम लोग जब नीचे उसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग क्या करता है, हमारे ऊपर एक फोर्स पकाता है जो कि आउटवर्ड होती है, यानी हमारे हाथ को बाहर की दिशा की ओर खींचता है। तो इसका मतलब क्या होती है, ये जो इलास्टिक फोर्स होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के विपरीत दिशा में काम करती है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो बो है अगर हम लोग इसे स्ट्रेच करेंगे तो इसके वजह से क्या होगी, तो यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगी तो वो इस आरो को क्या करेगी, आगे मूव करने में मदद करेगी। इसके अलावा ये जो गुलेल होती है यानी ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग शॉट होती है तो इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी यानी सेम प्रोसेस का यहाँ पर जो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली होता है मेरा इलास्टिक फोर्स। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके अलावा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है चलो उनके बारे में अभी जान लेते हैं। तो ये तो हमने जान लिया 4 कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, तो अब चलो जान लेते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है आपके एनसीईआरटी में 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में दिया है। तो सबसे पहला वाला है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, और जो दूसरी वाला है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो तीसरी वाला है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या करता है कि जब मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है यानी काम करता है तो वो होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप लोग इस कॉम और पेपर के टुकड़े का एक्सपेरिमेंट बचपन में जरूर न एक बार किया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉम को क्या करेंगे लेकर क्या करेंगे अपने हेयर में यानी चोटी में जब इसे रगड़ेंगे तो तब क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा, और इसको जब हम लोग इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाएंगे तो वो इस पेपर को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम है तो यहाँ पर जो रगड़ने की वजह से स्टैटिक चार्ज बनते हैं। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है जो स्थिर चार्ज जो कि रेस्ट में होते हैं, तो वो चार्ज यहाँ पर बनते हैं जो कि इस कॉम को चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करने लगती है कि ये इस छोटे से पेपर की टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। या इस तरह की जो फोर्स होती है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कि हम लोग आगे अभी फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अलावा तो और एक जो फोर्स है, ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके बारे में चलो अभी हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब जो ये सबसे पहला वाला जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आती है तो वो होती है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ओवर अदर मैग्नेट्स। तो जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक निकल, कोबाल्ट और जो आयरन होती है उसके ऊपर जो फोर्स डालती है तो उसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये बहुत अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर का होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाऊं या साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाऊंगा तो ये क्या करेंगे, दो ऑपोजिट पोल्स आपस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाऊंगा तो ये सेम पोल्स आपस में क्या करेंगे कि रिपेल करने का काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो इससे जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ये दोनों यहाँ पर ये शो करता है। और यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होती है तो इसको भी वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगती है। तो ये हमारे मैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में हम लोग जो अपर क्लासेस हैं तो उसमें भी हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की ओर बढ़ते हैं।
The electrostatic force, okay, which is exerted by the charged body on another charged body or uncharged body, okay, this is known as electrostatic force. तो सबसे पहले स्टॉर्म का हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसे सिंपली हम लोग बोलते हैं चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है हमारा चार्ज एट ए रेस्ट। क्या होती है? चार्ज एट ए रेस्ट। यानी कोई भी स्टैटिक चार्ज अगर दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स डालता है तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए इसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ए प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज्ड बाय रबिंग विथ पेपर अट्रैक्ट्स ए सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रॉ। अगर कोई सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रॉ है और दूसरे प्लास्टिक को हम लोग क्या करेंगे कि पेपर के द्वारा क्या करेंगे, उसे रगड़ेंगे, तो उसके बदले में जब हम दोनों को पास लाएंगे तो वो आपस को क्या करने लगेंगे कि अट्रैक्ट करने लगेंगे। यानी जो प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ है तो वो इस रबिंग स्ट्रॉ के द्वारा अट्रैक्ट होता जाएगा। और उसी सेम केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी केस में ए प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज्ड बाय रबिंग ओके विथ ए कौन पेपर रिपेल्स द सस्पेंडेड प्लास्टिक चार्ज बाय रबिंग विथ ए पेपर। तो सबसे पहले वाला ये जो प्लास्टिक है अगर इसको हम लोग रबर के द्वारा रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, और ये जो सस्पेंडेड प्लास्टिक है उसको पेपर के द्वारा अगर मैं रब करूँगा तो ये वाला जो प्लास्टिक है वो आपस को ओके रिपेल करने लगेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। इसका मतलब ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो वो भी मैग्नेटिक फोर्स की तरह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर शो करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट फोर्स की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ओके, इट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। तो अर्थ के अंदर किसी भी वस्तु के ऊपर जो फोर्स कार्यकारी होता है और उसी फोर्स के जरिए अर्थ हर चीज़ को अपनी सेंटर की ओर खींचता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड यू कैन ऑल्सो ओके रिमेंबर दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ओके ग्रेविटी। तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसे ग्रेविटी भी कहते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इफ़ वी ओके एक कॉइन और एक पेपर पेन को लेकर क्या करेंगे कि ऊपर को थ्रो करेंगे तो वहाँ पर वो क्या करेगा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की ओर आने लगेगा, यानी अर्थ की सेंटर की ओर आने लगेगा। और ये जो फोर्स है धरती के ऊपर मौजूद हर चीज़ के ऊपर ओके काम करता है। जैसे कि अगर एक बॉल को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, नीचे आने लगेगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो लीव्स और फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ से झड़ने के बाद वो सीधे धरती के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। और इसी ग्रेविटेशन की वजह से क्या होती है कि जो नदियों में और झरना की जो पानी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर बहता रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, जो कि हमारे धरती के ओके केंद्र के सेंटर की ओर हर चीज़ को खींचता है। तो चलिए नेक्स्ट अब जो फोर्स है जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी स्टोरी ओके इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स है तो ये होती है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। तो चलिए सबसे पहले अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो होते क्या हैं। The nuclear forces okay acts between all the particle in the nucleus। तो न्यूक्लियर के अंदर जितने भी जो सारे पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगता है तो वो होता है हमारा जो न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे कि टू न्यूट्रॉन्स यानी दोनों न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, एंड बिटवीन टू प्रोटॉन्स दो प्रोटॉन के बीच में लगती है, और बिटवीन ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो आपके जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि एटम के बीच में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं तो बेसिकली वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, यानी ना ही वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना ही नेगेटिव। लेकिन ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इन्हीं सारी जो पार्टिकल्स के अंदर यानी एटम के ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स लगता है तो वो होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ओके तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स इन ऑल द केसेस, जिसकी वजह से क्या होती है
इट इज द फोर्स दैट कीप्स द न्यूक्लियस ओके इनेक्टेड बाय ओवरकमिंग द एनाफोरस जो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव प्रोटॉन। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि जो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस में जितने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं तो वो आपस को भी रिपेल करते हैं, लेकिन वो आपस से इसीलिए दूर नहीं जा पाते क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो सारे प्रोटॉन को ओके कंबाइन करके यानी बाइंड करके सेंटर में रखता है। तो ये होती है न्यूक्लियर प्रोसेस जो कि बहुत ही क्वांटम लेवल में यानी छोटे लेवल में काम करता है। और ये जितने सारे जो 4 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपने स्टडी किया तो इन चारों को बोलते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। इसको जरूर याद कीजिएगा जो कि आपको जो आने वाली जो अपर क्लासेस है तो वहाँ पर ये आपको ज़रूर मदद करेगी। तो बच्चों ये थी फोर्सेस के बारे में हमारी पूरी जानकारी। तो इसके बाद जो अगले पार्ट आने वाला है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में और उसके रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।